चले जनाब, अब हम तीसरे पोर्शन पर आ चुके हैं। हमारा ट्रेजेडी का लेंथी तरीन क्वेश्चन चल रहा है करंट नोट से, और ये माशाल्लाह 10 पेज जिस पर मुश्तमिल है, तो फिर भी हमने कोशिश की है इसके पार्ट्स कर ले और इंग्लिश स्किप कर करके किया ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। सॉन्ग्स पे आ चुके हैं। हर सॉन्ग्स को ये मेलोडी का नाम भी देते हैं, और इसमें कहा जनाब इसमें लिरिकल एलिमेंट्स होते हैं, गाने पाए जाते हैं इसके अंदर, और कोहेरेटिक पार्ट्स होता है। सॉन्ग्स के डेफिनेशन के नीचे लिखे लिरिकल एलिमेंट्स और इसके साथ लिखे कोरेटिक पार्ट्स, जिसे कोरस बोलते हैं ना। ट्रेजेडी का एक बड़ा क्रुशियल हिस्सा इसको कहा जाता है। 5 ऑर्ड्स बाय कोरस इन इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स में देख लें जनाब 5 आई थी आपकी ऑर्ड्स, और उन्होंने एम्बेलिशमेंट कर दिया था, सजा के रख दिया था सारे के सारे इडिपस रेक्स को, डिस्टिंग्विश कर दिया, और उसमें हमें नुमाया फर्क बताया कि ट्रेजेडी की ये भी खूबी है और ये एपिक से मुख्तलिफ है। ट्रेजेडी में सॉन्ग इसीलिए डाले जाते हैं ताकि पता लगे कि इट इज चेंज्ड, ये इसकी खूबी है, एपिक में सॉन्ग नहीं होते हैं। आगे आ जाए, उसने बताया कि ये एक जरिया है और प्लेजर का जरिया बन जाते हैं। गाने आ जाते हैं ना, थोड़ा अभी तो फिल्मों में भी गाने डाल दिए जाते हैं इसलिए कि थोड़ी आपकी ना सेंस चेंज हो जाए, थोड़ा आप सीन से थोड़ा हट जाए। आगे आ जाए स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यहाँ जो आपको दिखाए जा रहे हैं ना, ये है सीनिक इफेक्ट। मैंने आपको बताया ना जो पस मंजर में चीजें यूज होती हैं, जैसे उनका लिबास लगा लें, उनके पीछे बैकग्राउंड का सेट लगा लें, ये सारा स्पेक्टिकल्स होता है। और वो जो इसने दिखाया था ना, मेमोरी ऑफ द स्पेक्टिकल्स, मैनर ऑफ द स्पेक्टिकल्स, और वो लेक ऑफ द स्पेक्टिकल्स, वो जो सेंटेंसेस दे रहा था वहां वो तमाशाइयों के लिहाज से इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा था। 2 जगह इस्तेमाल करेंगे इसे। सिग्निफिकेंट इफेक्ट उसने का देते हैं मोर, वो हैव मोर टू डू विद स्टेज। स्टेज के क्राफ्ट के लिए, स्टेज के क्राफ्ट को समझने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। स्टेज क्राफ्ट होता है ड्रामे का फन, ये स्टेज क्राफ्ट भी निकाल दें। स्पेक्टिकल में सीनिक इफेक्ट होते हैं, स्टेज क्राफ्ट होता है, और ये पोइट्री के अंदर जो चीजें होती हैं उसमें पाया जाता है। जो बादशाह है तो बादशाह के कपड़े रखना, फकीर है तो फकीर के कपड़े रखना, इस तरह से। अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ड्रामा आर्टिस्ट, ये जो एक ड्रामा लिखने वाला है, मस्ट डिपेंड, उसको डिपेंड करना चाहिए ऑन हिज ऑन पावर, अपनी ही पावर पर, फॉर हिज इफेक्ट्स ऑफ स्टेज। वाओ, ये देखे जनाब, इनको ये कहता है कि मेरी नजर में ये नहीं कि तुम कपड़े शपड़े पहना के तो उसको बादशाह बना दोगे, मेरी नजर में ये है कि ड्रामा आर्टिस्ट क्या करे, अपनी राइटिंग में इतनी पावर रखे कि उससे इन इफेक्ट्स की जरूरत ही ना पेश आए। ये अरिस्टोटल ने कहा है हमें। वैसे स्पेक्टिकल्स जरूरी होते हैं रेदर देन ऑन स्पेक्टिकल्स, किसी भी किस्म के पस मंजर से ज्यादा उसकी राइटिंग में इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई जरूरत ही ना पेश आए। आगे वो कहते हैं कि जनाब मैं कहता हूं कि पिटी और फियर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय के स्पेक्टिकलर्स। मैं कहता हूँ पिटी एंड फियर्स भी इससे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इससे उभरे जा सकते हैं। अगर हमें पस मंजर दिखा दिया जाएगा तो पिटी फियर भी उभरेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी बात जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से चल रही है। लेकिन इट मस्ट बी बेटर, इस बेहतर यही है कि इसको पेश किया जाए देम बाय द वे ऑफ राइटिंग द प्ले। राइटिंग जब प्ले हो रहा है तो उसी के अंदर इसको पेश कर दिया जाए, स्पेक्टिकल्स को उसी के अंदर रख दिया जाए, रेदर देन कि हम स्पेक्टिकल्स लाएं, स्टेज सजाएं और सारा कुछ करें। तो ये स्पेक्टिकल्स के भी कुछ ज्यादा हक में नहीं, इसको भी लेस इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दी प्लॉट को, उसके बाद इंपॉर्टेंस उन्होंने दी जनाब कैरेक्टर को। कैरेक्टर के बाद उन्होंने कहा कि मैं आगे कहता हूं कि जनाब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद सॉन्ग्स को अहमियत देता हूं, क्रूशियल पार्ट कहता हूं कि गानों के बगैर नहीं हो सकता। और ये जो हमारे स्पेक्टिकल्स हैं ये बस हमें होने हैं, ठीक है, नहीं होने ना से। आगे उन्होंने ये कोटेशन देख लें, अगर आपको समझ आ रही है तो इसको थोड़ा थोड़ा याद करते जाए। देयर कैन बी नो वर्स एनिमी ऑफ द आर्ट। आर्ट का कोई भी बुरा दुश्मन नहीं हो सकता है ऑफ द ड्रामाटिस्ट, ड्रामे के आर्ट का कोई बुरा दुश्मन नहीं हो सकता, रेदर देन द थिएटर मैनेजर्स। ये जो थिएटर मैनेजर्स होते हैं ना, ये होते हैं कि ये चीज ले आओ, ये चीज ले आओ। क्यों? क्योंकि वो रिलायंस कर रही है, वो इन्हिसार कर रही है ऑन द थिएट्रिकल, जो ड्रामे के लिए थिएटर लगाया जा रहा है, एंड द सेंसेशनल इफेक्ट्स। वो सेंसेशनल इफेक्ट्स यानी वो हमें पीछे से सीन, लाइट, ये सारी इफेक्ट्स दे के वो थिएट्रिकल मैनेजर जो है ना वो इस पे रिलायंस कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ड्रामेटिस्ट का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हैव स्पॉइल्ड मैनी एक्सीलेंस प्ले, और इस किस्म की चीजें ने तो बड़े बड़े जबरदस्त ड्रामे तबाह करके रख दिए। वाह, अरिस्टोटल इसका मतलब है बड़े बचतखोर नहीं है। कहती है ना लिबास लाओ, ना स्टेज लाओ, ना ड्रामा लाओ, ड्रामे में कुछ ना इस्तेमाल करो, राइटिंग में इतनी पावर रख दो कि पीछे देखने की जरूरत ही ना पेश आए हमारे तमाशाई को। आगे आ जाए, सोच क्या कहते हैं। सोच तो बड़े अच्छा एलिमेंट है ट्रेजेडी का, बड़ा दानिशवाराना किस्म का इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है, और एक्सप्रेस्ड और इसको बयान किया जाता है ओनली थ्रू द स्पीच ऑफ कैरेक्टर। जब 2 कैरेक्टर बोलेंगे ना तो हमें सोच का पता चलता है। तो ये डायलॉग्स की बात हो रही है। अगर बताते हैं कि ये करते हैं कि जनाब ओनली
सच स्पीचेस आर सिग्निफिकेंसेस इन ट्रेजेडी। स्पीचेस भी होती हैं, बाजू का एक डायलॉग के बड़े बड़े लंबे डायलॉग आते हैं, पता है यूडिपस की स्पीच आ गई, ओ उसकी बेगम कौन सी थी उसकी स्पीच आ गई, वो डायरेसियस की स्पीच आ गई। ये सारी स्पीचेस बना देती है ना, ये थॉट्स होती हैं जो हमें जब वो बोलते हैं तो पता चलता है, और सिग्निफिकेंट इन ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी की बड़ी अहमियत है इनके साथ। आगे आ जाइए, बताते हैं व्यूज हमें बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, करेक्टर के जज्बात और उसके नजरियात हमें बता देते हैं। कौन बताते हैं? थॉट्स के जरिए आने वाली स्पीचेस हमें बताती हैं उनका ये सारा कुछ। स्पीचेस को निकले, थॉट के नीचे लिखे एक्सप्रेस्ड, बयानिया अंदाज, स्पीचेस, स्पीचेस के साथ ही उनके व्यूज, फीलिंग्स, ये सारी थॉट्स के अंदर आपके वर्ड्स आ गए, vocabulary आ गई। This in fact brings out the importance of the language and the diction in tragedy। अपने आप ही जो जनाब ट्रेजेडी की जुबान पे और जुबान की अहमियत, ट्रेजेडी के अंदर सोच, और सोच के अंदर डिक्शन भी एक लैंग्वेज ही होती है, और सोच के अंदर जो है ना ट्रेजेडी के अंदर जुबान, और फिर जुबान की अहमियत लेके आ जाती हैं ये सारी चीजें। यानी इन्होंने थॉट को अच्छा कहा, स्पेकुलेटर्स को इन्होंने इतना साथ नहीं दिया। आगे आ जाए जनाब, उसने कहा यूज ऑफ द प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ डिक्शन, मुनासिब जुबान इस्तेमाल करें और मुनासिब उसका थॉट इस्तेमाल करें। अब ये जो है देते हैं, अच्छी सोच देते हैं, अच्छा एहसास देते हैं। बहुत से ड्रामाटिक्स ऐसे हैं जो अपने पर्सोना के लिए अच्छी सोच और अच्छे एहसास के लिए क्या लेके आते हैं? मुनासिब जुबान लेके आते हैं और मुनासिब डिक्शन, सोच लेकर आते हैं। पर्सोना मैंने आपको बताया है, आजकल तो हम एक्टर बोलते हैं ना, ये शख्सी किरदार को बोलते हैं, जो शख्स को बोल रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि थ्रू द स्पीचेस, स्पीचेस के ही जरिए उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं पहले हमारे सामने रिवेल्ड करते हैं। दैट इज व्हाई द लैंग्वेज ऑफ द ट्रेजेडी मस्ट बी अनयूजुअली एक्सप्रेसिव। इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे आप जो किरदार बोलता है ना, उसके बोलने से पता चल जाता है वाह जी वाह किरदार क्या बोल रहा है। इसीलिए कहता है कि ट्रेजेडी की जो लैंग्वेज है ना, उसको गैर मामूली तौर पर बयानिया होना चाहिए, यानी उसमें स्पीचेस डालें ताकि पता चले, कोई बोलेगा तो हमें पता चलेगा ना। खाली आजकल तो मॉडर्न ड्रामा में एक डायलॉग लगाते हैं, हाँ हाँ ही, बात खत्म। एटी पे वो वेटिंग फॉर गोडो भी देख ले, एक एक डायलॉग, एक एक डायलॉग, एक एक लाइन, वो जो खत्म, स्पीचेस आई कोई नहीं। स्पीचेस को हम भी बड़े गौर से देख रहे हैं, वो व्लादिमीर की स्पीच आ गई, पूजो की स्पीच आ गई, ध्यान रखो अहम बात आने वाली है। तो ये हमारी ट्रेजेडी के शुरू से ही एक्सप्रेसिव वे रहे हैं। एरिस्टोटल ने यही कहा जनाब, फर्स्ट राइटर जो था ना वो जोर दिया करता था एक्सप्रेसिव वैल्यूज पर। निकाल के रखें, राइटर कहता था कि बयानिया खूबियां बताओ, मेटाफोरिकल लैंग्वेज फॉर द ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी के अंदर इस्तारे इस्तेमाल करो, बयानिया जुबान के अंदर कुछ हवाले इस्तेमाल करो। मेटाफोरिकल वही होते हैं ना जो इस्तारे दे देना, किसी ना किसी चीज का हवाला दे देना। उसने कहा कि इसको इस्तेमाल करें जुबान में। अब मैं देखता हूं एक आम रूल क्या है कि वो ट्रेजेडी की जुबान का एक आम रूल बन चुका है। ये कोटेशन आपकी यहाँ पर फिर स्टार्ट हो रही है, यहां से मस्ट बी क्लियर। अब इसको क्या होना चाहिए? इसको जनाब क्लियर होना चाहिए। जो आप एक्सप्रेसिव वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वाजिया होनी चाहिए। एंड इट नॉट बी मीन एट ऑल, और उसका कोई जाती मकसद नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी मीन एट ऑल, वो मीन वही आ जाता है ना कि मीनगी की तरफ चले जाना, अपनी बुढ़ाती की तरफ चले जाना, दूसरे को हल्का जाहिर कर देना, नहीं, ऐसे नहीं करना एक्सप्रेसिव वैल्यू से, क्योंकि उसने रिवील होना है, करेक्टर ने रिवील होना है, तो फिर अच्छी जबान इस्तेमाल हो और अच्छे सेंटेंसेस यूज हो। और लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बट ऑल्सो डिग्निफाइड और शानदार होनी चाहिए। एलिवेटेड, उसको तकरीबन बुलंद होना चाहिए, बुलंद और बाला होना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त हमें वो किरदार दिखा रहा है। इससे क्या होगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लियरिटी, हमारा दिलचस्पी भरेगी और हमें मजीद दिलचस्पी से क्लियरिटी मिल जाएगी, यानी हमें मजीद वजाहत मिल जाएगी। मस्ट बी फेमिलियर विद द करंट वर्ड्स, और हमें उस वक्त के अल्फाज का भी मतलब पता होना चाहिए। अगर आप अभी यहाँ पर कोई लफ्ज ऐसा लिखा हुआ आ जाए जिससे हम फेमिलियर ना होंगे, हमें इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा। हम कहेंगे पता नहीं इसने क्या कह दिया, वो एलिवेटेड लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, डिग्निफाइड लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, वो हमारे ऊपर से ही गुजर गया। बट लेकिन उसने कहा रेयर एंड अनफेमिलियर वर्ड्स होना चाहिए। चले कर दें जनाब, नई डिक्शनरी कैथारसिस इस्तेमाल किया ना, नया वर्ड रेयर और अनफेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल कर दें। इंट्रोड्यूस्ड, वो क्या करेंगे? जुडिशियली, वो जुडिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका जनाब फैसला किया जाएगा टू इम्पोर्ट के अलग कर दे एलिवेशन इन द ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी की बुलंदी को, ट्रेजेडी के फन को जाहिर कर देंगे। इम्पार्ट मतलब आ जाता है कि जाहिर कर देंगे, शो अप कर देंगे। अब थोड़े बहुत एक आधा लफ्ज इस्तेमाल कर दे जुडिशली, इंसाफ के तकाजे के मुताबिक। जुडिशली होता है ना, वो ज्यूरी बिठाई है, इंसाफ करने के लिए कुछ लोग बिठा देंगे।
चले जनाब, फंक्शन ऑफ द ट्रेजेडी में एरिस्टोटल ने हमें बता दिया कि द एंड ऑफ द प्लॉट इज टू गिव प्लेजर। ठीक है जनाब, हमें एंड ऑफ द प्लॉट लाजमी ही खुशी देगा, एंड ऑफ द पोइट्री हमें खुशी देगी, और ट्रेजेडी में हमें क्या मिलेगा, इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्लेजर मिल जाएगी, यानी खुशी वही जहां पर इसने गिव प्लेजर, डिस्टिंक्टिव प्लेजर मिल जाएगी, और ये जो प्लेजर होगी ना which is common to all the poetry, सारी ही पोइट्री में प्लेजर कॉमन होती है। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहता है, फंक्शन ऑफ द पोइट्री इज टू गिव अ सर्टेन रिफाइंड प्लेजर। ऐसे नहीं कि आपको हमें सेक्सुअल किस्म की प्लेजर दे दी, रिफाइंड प्लेजर देनी है आपने किसके अंदर, अपनी पोइट्री के काम के अंदर। पोइट्री का फंक्शन ये है कि अच्छी प्लेजर दे। अब इन दिस सेंस में इवन ही गोस द काउंटर टू द व्यू, अब इस सेंस में वो शायद चला जाता है अपने इन नजरियात के साथ कि जो शायर होते हैं प्राइमरली एन इथिकल टीचर, अंडरलाइन करें, शायर हमारा अहलाकी उस्ताद भी होता है। इसीलिए शायर ऐसी डिक्शन यूज करे, ऐसी लैंग्वेज यूज करे कि जो हमें प्लेजर दे, लेकिन रिफाइंड प्लेजर दे। ये लफ्ज निकाल के रखें। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लेजर इज अ प्राइमरी, ठीक है जनाब, वो कहता है प्लेजर सबसे पहले आता है, व्हाइल इथिक इज सेकेंडरी, अखलाक तो बाद में आता है, खुशी हमारी पहले आती है, क्योंकि इंटरनल है ना, खुशी इंटरनल है, और ये इंटरनल पोइट्री पे जोर देता है, क्योंकि ये अपनी वो कहता है फीलिंग्स पे जाओ, और इथिकल्स तो अहलाकियात पे आ जाता है, अहलाक हमें बाहर से दिखाई देता है, बैरूनी अहलाक दिखाई देते हैं, फील किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसी तरह वो कहता है जनाब, आखिरकार एरिस्टोटल ने पॉइंट आउट कर ही दिया है कि ट्रेजेडी brings us a sense of relief, हमें सुकून देती है, लेकिन कैथारसिस के साथ ये भी निकाल के रखें। आगे आ जाए, प्लेजर जो है उसको भी उसने जनाब पार्शली डिवाइड कर दिया है, आवर नेचुरल सेंसेस ऑफ हार्मनी एंड रिदम। उसने कहा ये प्लेजर की डेफिनेशन 1 2, डेफिनेशन नहीं यानी डिवीजन लगा लें, ये 4, ये सारी की सारी 5, वाओ, प्लेजर की ये सारी डिविजन होने लगी। अब ये डिवीजन प्लेजर के साथ कहां पर गई थी, कैथारसिस के साथ, ठीक है। अब प्लेजर उसने क्या किया, प्लेजर को उसने बताया है कि जनाब इसकी सेंस ऑफ हार्मनी और रिदम होता है, यानी सॉन्ग्स, मेलोडी। आगे वो कहता है कि आगे उसकी डिवीजन करता है कि इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन, इंसान की फितरत है, इंस्टिंक्ट उसकी नेचर है कि वो नकल करता है, ये भी हमारी प्लेजर है। हम इससे खुश होते हैं क्योंकि सेटिस्फाइड मिलती है, हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन को हम किसी की नकल करते हैं, अरे वो मिस ऐसे बोल रही थी, अरे वो ऐसे चल रही थी, हमारी इंस्टिंक्ट को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, सुकून मिलता है, प्लेजर की आगे से ब्रांचेस निकल रही हैं। इंक्रीज अवर नॉलेज, हमारा नॉलेज भी बढ़ जाता है जब हम प्लेजर की आगे मजीद तहकीकात करते हैं, तो हम जानते हैं, हमने लर्न होता है प्लेजर के बारे में, खुशगवारी के बारे में ना। ट्रेजेडी गिव्स अस, खुशगवारी हमें देती है, खुशी देती है, लेकिन इट्स रिजल्ट इन द एनहांस अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसके नतीजे में हमें अंडरस्टैंडिंग भी तो हो जाती है जिंदगी के बारे में और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। ये ट्रेजेडी आपने वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को रखें, जहाँ तो वो शादी में रहा था तो कह रहे थे मेरी शादी में जाना, मेरी शादी में जाना है, और जब उसने उसे सारी की सारी वो स्टोरी सुना दी अपने, तो फिर उसको भी अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर अगली सुबह वो बड़ा इंटेलिजेंट बन के उठा था, याद है। ये वो वाली प्लेजर है। प्लेजर के आगे उसने बताया कि हमारी इल्म में इजाफा करती है, हमारे इंस्टिंक्ट में जो है ना इमिटेट करती है, हमारे इंस्टिंक्ट में है कि हम नकल करें, फिर हमें क्या मुहैया हो जाता है, हमारी इनर इल्यूमिनेशन, हमारी रूह रोशन हो जाती है। एक किस्म की प्लेजर से हमारे अंदर इल्यूमिनेशन आ जाती है, रोशनी आ जाती है। आगे आ जाए, 2 सोर्सेस हैं इस प्लेजर के, एक है कॉमन इन द पोएट्री, पेक्यूलियर प्लेजर ऑफ द ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी के जरिए हमें मिलती है, कैथारसिस हमें लेकर आता है ऑफ द इमोशंस, पिटी एंड फियर। तो कैथारसिस को बताने के लिए उसने बताया कि जनाब प्लेजर लेंगे तो आपको कैथारसिस ये प्लेजर देगा, और ये प्लेजर ट्रेजेडी में पाई जाती है, और पिटी एंड फियर के जरिए आपको ये प्लेजर मिलेगी जो आपके इल्म में इजाफा कर देगी। ट्रेजेडी आगे इमिटेट्स करती है एक एक्शन को, लाइफ की, और पेन को बताती है और मिजरीज को बता देती है। ट्रेजेडी हमें और एक्शन और लाइफ बताती है जिसमें दर्द भी है, जिसमें मसाइब भी है, और इमिटेशन वेल डन भी कर रही है, और इनकी बड़ी जबरदस्त नकल करके वो हमारे सामने रख रही है। आगे क्या कर रहे हैं जनाब, वो ग्रिपिंग कर रही है एंड ऑब्जर्विंग कर रहे हैं। आगे प्लेजर इसमें ऑब्जर्व हो जाती है, प्लेजर इस पे ग्रिप हासिल कर लेती है, और टोटल इमोशंस आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं। जब हम देखें उसमें आगे है ना ट्रेजेडी में, हमने एक्शंस कर ली है, हमें पिटी एंड फेयर हो गया है, हमने मिजरी देख ली, हमने मुसीबतें देख ली है, तो हमारे जो टोटल इमोशंस थे ना उनको आइडेंटिफिकेशंस मिलते, उनको शिनाख्त मिल गई है एक। और स्पेक्टेटर को भी ऐसा ही होता है, जब स्पेक्टेटर देखता है ये सारी चीजें तो फिर उसके साथ भी ये सारे पॉइंट जाते हैं कि पर्सन जो भी मुसाइब में मुब्तला है स्टेज के ऊपर, इन दी वे वो स्माइल थ्रू आवर टीयर्स, हम हंसते हैं आंसुओं के साथ। तो यूनिटी ऑफ द प्लॉट पे आ गए। अब ये भी हमारे प्लेजर में शामिल है, डिक्शन भी है, और स्पेक्टिकल्स हमारे
पीछे इस्तेमाल होने वाले पस मंजर या देखने वाले लोग। आगे आ जाए, अदर सोर्सेज, ये सब के सब ट्रेजेडी की प्लेजर के सोर्सेज हैं। ये सारी थ्योरी उन्होंने ना प्लेजर पे आपको दे दी। अब उसने बताया 3 यूनिटीज हैं जनाब, 3 यूनिटीज हैं जो एरिस्टोटल जोर देता है, और वो 3 यूनिटीज हैं, यूनिटीज ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, और एक और यूनिटी भी आने वाली है, आगे आती है, फिर मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ। अब उसने बता दिया कि जनाब यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन को एक ही यूनिटी पे होना चाहिए, जैसे वो कहता था कि एक्शन आगे पीछे नहीं होने चाहिए। आगे खास तौर पर जो एक्शन है जनाब, अगर वो कमजोर ट्रेजिक इफेक्ट देंगे तो देयर माइट बी अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, बट लेकिन वो मस्ट बी कैजुअली कनेक्टेड। वो जो इंसिडेंट्स आप हादसात हमें बता रहे हैं, बेतहाशा ही आप नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हमें बता रहे हैं, और यहाँ पे प्लूरलिटी, प्लूरल, वो प्लूरल से ही निकला ना, प्लूरलिटी ऑफ एक्शंस, नंबर ऑफ एक्शंस, यानी बेतहाशा तादाद में आप मुझे बता रहे हैं जनाब इतने एक्शंस इसमें डाले हुए हैं, इसमें कनेक्शन तो हो गया विद ईच अदर के साथ। तो ये हमारे यूनिटी ऑफ एक्शन के जुमरे में आ गए। अब आ जाए यूनिटी ऑफ टाइम, यानी यहाँ भी एक्शन, यहाँ भी एक्शन, यहाँ भी एक्शन, मल्टीपल एक्शन आ गए। टाइम में क्या कहता है, वो कहता है कि वंस मेंशन्ड, एक ही दफा सिर्फ उसने जिक्र किया इसका, और रिलेशन बताया उसने इसका ड्रामेटिक एक्शन के साथ, ये उसकी कोटेशन है। ट्रेजेडी ट्राइज, ट्रेजेडी कोशिश करती है एज फॉर एज पॉसिबल कि वो मुमकिन कर दे टू लिव विद इन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन, सूरज के एक ही 24 घंटे के चक्कर पर वो सारा मुश्तमिल होता है, एंड ओनली स्लाइटली टू एक्सीड, और आहिस्ता 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 एक्सीड करती है, आगे बढ़ती है। वेयर एज द एपिक, एपिक क्या करती है, ऑब्जर्व्स नो लिमिट्स, नहीं कोई हद नहीं है एपिक की, एंड इट्स एक्शन टाइम इन एक्शंस, और उसके टाइम इन एक्शंस की भी कोई लिमिट नहीं है। लिहाजा बात यहाँ पर चलती है कि जनाब मेनली सजेशंस यही है, महज ये तजवीज देनी है आपको कि देयर इज नथिंग दैट कैन बी कॉल्ड अ रूल, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम असूल कहते, लेकिन ही नेवर मेंशन, उसने बताया ही नहीं है यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस की बात थी, ये पहला वाला क्या था, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये नंबर 1, यूनिटी ऑफ टाइम नंबर 2, और ये नंबर 3 था यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस की उसने बात नहीं की है। However, लेकिन फिर भी इट इज डिजायरेबल टू कन्फाइन, जाहिर है बात यहाँ से हमें पाबंद कर ही देती है, एक्शन इन अ सिंगल स्टेज ऑफ द प्लेस। यहाँ पर जो कह रहा है कि एक सूरज के डूबने तक एक्शन खत्म कर दे, तो जाहिर है फिर वो हमें यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में बात पक्की कर रहा है, जहां से बात शुरू की थी उसी जगह बात खत्म करो, तो यूनिटी ऑफ प्लेस आ जाती है। अलबत्ता उसने ही नेवर मेंशन, एरिस्टोटल ने इसको मेंशन नहीं किया है। आगे आगे वो कहता है ऑथर ने 3 यूनिटीज बता दी जनाब हमें, और ये 3 यूनिट्स हमें आगे फोस्टिज्ड ऑन करती हैं रेनिसा की क्रिटिक्स की तरफ ले जाती हैं, इटली के शहर और फ्रांस की तरफ ले जाती हैं। रेनिसा वही था पुनर्जन्म जो आगे चल के हमें ये सारी यूनिटीज बताता है। आगे तो उन्होंने यूनिटीज पे काम किया ही नहीं ना, किसी यूनिटीज पे काम नहीं किया, हाँ यूनिट ऑफ एक्शन पे काम होता रहा। कंक्लूड कर लेते हैं जनाब, कहना चाहते हैं कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन, सारी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं, प्लेजर की पा रहे हैं, इमिटेशन की पा रहे हैं, ट्रेजिक हीरो की पा रहे हैं, प्लॉट की पा रहे हैं, तो अभी भी हमारी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में ये सारा कुछ शामिल है। माइट हैव बी वीकनेस, वीकनेस हो सकती है, लेकिन एरिस्टोटल जानते हैं कि सिर्फ ग्रीक ट्रेजेडी जो है ना वही इसका कंक्लूजन है और वही इसकी बुनियाद है। उसने इंटरनली जो कुछ भी ड्रामा के बारे में लिखा, ट्रेजेडी के बारे में लिखा, उसकी सारी बुनियाद यही थी, क्योंकि वो जानता था इन सब सारे ग्रीक ट्रेजेडियन को, और इन्हीं के बारे में उसने लिखा है। हेंस हिज व्यूज आर नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, लेकिन उसके व्यूज जो है ना आर नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, मुकम्मल तौर पर बैरूनी सारी के सारी जो है ना कायनाती तौर पर यूनिवर्सल एप्लीकेशंस रखते हैं, उनकी वैल्यू है, लेकिन उनकी वैल्यू नॉट कह रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट ऑल, इन सब के बावजूद दैट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है अगेंस्ट इन सब के बावजूद एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है ना वो एक बुनियाद है, व्हिच ऑल सब्सिक्वेंट डिस्कशंस ऑफ द लिटरेरी एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स वो होती है हमारी अंदरूनी खुशियां, एस्थेटिक्स हमारी जो अंदर वाले रूहानी खुशगवारियां, रूहानी रूह की खुशी, लिटरेरी एस्थेटिक को अंडरलाइन करें। ट्रेजेडी की थ्योरी जो है ना उसमें उसने सारे के सारे वो बातें बड़ी ही सीक्वेंस से एक के बाद एक डिस्कस की हैं जो लिटरेरी एस्थेटिक के लिए जरूरी होती हैं, और ये आज भी लोग एरिस्टोटल को पढ़ते हैं। अब इसी पर जनाब उसने बताया कि इसकी बेस इन्हीं पर होनी चाहिए। एरिस्टोटल के व्यूज जो है ना माइट हैव बीन चैलेंज्ड, उनको चैलेंज किया जाता रहा है, बट देयर हिस्ट्री, लेकिन उनकी हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी कुड नॉट बी चेंज, उसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया गया। हजारों साल से एरिस्टोटल पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते जा रहे हैं। एक ने तो कोटेशन किया कि कैलिफोर्निया से कलकत्ता तक एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है, और टी.एस. एलियट ने यहां तक कह दिया कि एरिस्टोटल इज द मैन ऑफ यूनिवर्सल जीनियस। भाई बड़े अच्छा आदमी था। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।